सो लास्ट क्लास में हमने एरोमेटिसिटी सीखा था, तो एरोमेटिसिटी की वजह से आपको पता है कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से स्टेबिलिटी बढ़ रही थी सिस्टम की। तो वो कितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी इसको हम लोग एक टर्म से स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। ये टर्म हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग के टाइम पे भी डील किया था। आपको बताया था कि किसी भी मॉलिक्यूल के जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, उससे रेजोनेंस हाइब्रिड में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। या इसका उल्टा, अगर रेजोनेंस हाइब्रिड को मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको बोलेंगे रेजोनेंस एनर्जी। आप डेफिनेशन चाहो तो एक बार क्विकली लिख लो। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन द कन्वर्जन ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टू रेजोनेंस हाइब्रिड। जैसे बेंजीन का एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है। बेंजीन के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं केकुले फॉर्मेशन में। केकुले फार्मूला से, तो अगर मैं इसको इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से रेजोनेंस हाइब्रिड में कन्वर्ट करूंगा तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी उसको बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, ये पार्ट हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में भी सीखा था। अब आइडली हमें एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी कॉन्सेप्ट अभी हमने सीखे लास्ट क्लास में, तो उसके बेसिस पे थोड़ा सा रेजोनेंस एनर्जी को कंपेयर करना सीखना है। तो पहले तो वो फैक्टर्स डील करेंगे जिससे रेजोनेंस एनर्जी को हम लोग कंपेयर करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो अगला टर्म लिख लीजिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजोनेंस एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजोनेंस एनर्जी में पहला फैक्टर लिखिए इजियर, मतलब आसानी से अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डीलोकलाइज हो रहा है। मोर एंड आइडेंटिकल रेजोनेंस लीड्स टू मोर रेजोनेंस एनर्जी, मतलब किसी मॉलिक्यूल के अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आइडेंटिकल हैं तो उसमें रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा आएगी। आइडेंटिकल नहीं है, मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं तो भी रेजोनेंस एनर्जी आप ज्यादा बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर अगर आसानी से डीलोकलाइज हो रहा है तो भी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा काउंट करते हैं। तो तीनों फैक्टर समझ गए। अगर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से हो रहा है तो रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है, ज्यादा डीलोकलाइज हो रहा है तो रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है, और आइडेंटिकल डीलोकलाइजेशन है तो भी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, दूसरा फैक्टर हम लोग लिखेंगे जो भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा। एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स के अंदर कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होता है तो उनके अंदर रेजोनेंस एनर्जी हमेशा ज्यादा आएगी। देन कम्स नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, जिनमें डीलोकलाइजेशन, अगर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें कुछ डीलोकलाइजेशन है, समझ गए, ऑटोमेटिकली उनको नहीं काउंट करेंगे, इसमें डीलोकलाइजेशन है ही नहीं। और लास्ट में एंटी एरोमेटिक, और एंटी एरोमेटिक सबसे पीछे ही आएगा चाहे उसमें डीलोकलाइजेशन हो या ना हो। वो आपको क्लियर है, मैंने बताया था कि उसमें केवल डीलोकलाइजेशन, एंटी एरोमेटिसिटी चेक करने के लिए तो बनाते हैं, बट एक्चुअली में डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है प्रॉपरली। रीजन, क्योंकि डीलोकलाइजेशन से उसकी अनस्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो वो प्रेफर करेगा कि नॉन एरोमेटिक फॉर्म में ही बना रहे। अगर वो डीलोकलाइज नहीं करेगा तो क्लोजर टू नॉन एरोमेटिक करेक्टर रहेगा, डीलोकलाइज कर जाएगा तो एंटी एरोमेटिक करेक्टर में चला जाएगा। तो प्रेफरेंस क्या रहेगी, नॉन एरोमेटिक करेक्टर की। तो डीलोकलाइजेशन हम चेक करते टाइम तो देखते हैं, जो आपको दिखेगा कि डीलोकलाइज हो जाएगा, बट एक्चुअली में डीलोकलाइज नहीं होता है। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो, इसके बाद तीसरा केस आपको बताया था मैंने कि जो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होता है, मतलब एक के बाद और पाई बॉन्ड बढ़ाते चले जाओ, उससे रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा आती है। और जो शॉर्ट कॉन्जुगेशन होते हैं उसमें ये चीज कम आती है। और अगर हमारे पास क्रॉस कॉन्जुगेशन आ जाए तो ये और कम हो जाता है। मैंने बोला था अगर दो तरफ से रेजोनेंस होने लग जाए तो इफेक्टिव स्टेबिलिटी कम होने लगती है। अगला टर्म लिख लेंगे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन मतलब तो समझ रहे हैं ना, एक से ज्यादा पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है। तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन जो है वो हमेशा क्रॉस कॉन्जुगेशन पे डोमिनेट करेगा। ये तीन मेजर फैक्टर्स याद रखेंगे तो हमारा रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर हो जाएगी। अब क्वेश्चंस के फॉर्म में सिखाता हूँ आपको एक एक करके एग्जांपल के साथ। तो पहले क्वेश्चन लिखो, कंपेयर रेजोनेंस एनर्जी इन द फॉलोइंग। कंपेयर रेजोनेंस एनर्जी इन द फॉलोइंग। कंपेयर कर रहे हैं रेजोनेंस एनर्जी फॉर द फॉलोइंग। तो सबसे पहले देखो, बेंजीन, नैफ्थलीन एंड एंथ्रासीन दे रखा है हमने। कल ही मैंने सिखाया था कि तीनों एरोमेटिक हैं। इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है, इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है, और इसमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होगा एरोमेटिक करेक्टर उतना ज्यादा काउंट करेंगे, यानी कि रेजोनेंस एनर्जी उतनी ज्यादा आएगी। पहला वाला केस तो डायरेक्ट समझ आ गया आपको। दूसरे वाले केस में देखो, यहाँ पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है, और इसमें देखो 6 पाई दो जगह पे डीलोकलाइज्ड है। तो मतलब जो नेफ्थलीन है उसमें एट ए टाइम पूरी रिंग में डीलोकलाइजेशन है। जो साइड में लिखा है उसमें दो बेंजीन रिंग एक साथ डीलोकलाइजेशन है, तो मतलब उसमें दो अलग अलग एरोमेटिक रिंग्स बन रही हैं। जबकि इस वाले स्ट्रक्चर में देखो कि अगर ये वाली रिंग एरोमेटिक हो गई तो दूसरी वाली नहीं बनेगी, और दूसरी वाली हो गई तो पहली वाली नहीं बनेगी। इसका मतलब एट ए टाइम दोनों रिंग एरोमेटिक स्टेट में नहीं है। तो डीलोकलाइजेशन दूसरी वाली रिंग में ज्यादा काउंट कर रहे हैं, तो एरोमेटिक करेक्टर या बेटर टू से रेजोनेंस एनर्जी जो है वो इस रिंग की ज्यादा हो जाएगी।
समझते चलो ना कॉन्सेप्ट, मतलब लिखने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, आप चाहो तो अपनी लैंग्वेज में लिखते चलो, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। इसका अगला वाला केस देखेंगे, देखो तो अगर मैंने इसका रेजोनेंस लिखा तो आपको पता है यहाँ पे आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, इट विल फॉर्म CH3CO माइनस डबल बॉन्ड हो, आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। जबकि इसके पहले वाले केस में चेक करेंगे तो रेजोनेंस तो उसमें भी है बट आइडेंटिकल रेजोनेंस नहीं क्रिएट हो रहा है। देखिए ध्यान से, तो एक O पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख लो अपने आप, लिख लोगे ना, तो CH3O माइनस आएगा और दूसरी तरफ O प्लस आ जाएगा, तो आइडेंटिकल रेजोनेंस नहीं बन रहा है, उसका मतलब सेकंड वाले मॉलिक्यूल की रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा काउंट करेंगे, ठीक है। चलो इसका अगला वाला केस देखो, अगला वाला केस समझाओगे, क्या करेंगे, आपको समझ में आना चाहिए कि पहला मॉलिक्यूल इसमें एरोमेटिक है, दूसरा नॉन एरोमेटिक है, समझ में आ रहा है कैसे एरोमेटिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज इन द रिंग है, एक लोन पेयर है और 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज रेजोनेंस मैंने आपको लिखना सिखाया हुआ इसका ऑलरेडी। दूसरा वाला नॉन एरोमेटिक है, क्यों नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि रेजोनेंस तो है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज है बट पूरी रिंग में डिलोकलाइज नहीं है, उसको एंटी एरोमेटिक नहीं बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक बोलेंगे। और उसके अगले वाले केस में देखो पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो 4 पाई इलेक्ट्रॉन पूरी रिंग में डिलोकलाइज हो गए, उसको क्या बोलेंगे, एंटी एरोमेटिक। अब आपको पता है रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होती है, एरोमेटिक की, उससे कम नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक, तो आपकी रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर हो गया। अब ध्यान रखना, यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि तीसरे वाले में पूरी रिंग में डीलोकलाइजेशन है तो रेजोनेंस एनर्जी कैसे कम हो गई, रेजोनेंस एनर्जी इसलिए कम हो गई क्योंकि वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है तो वो डीलोकलाइज करना प्रेफर नहीं करेगा, हम केवल चेक करने के लिए डीलोकलाइज करके देख ले रहे हैं बट वो डीलोकलाइज नहीं करेगा क्योंकि उससे उसकी अनस्टेबिलिटी बढ़ रही है, उसकी रिंग करंट जो है वो अपोज करेगी एक्सटर्नल फील्ड को, इसलिए वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा, वो रिंग करंट नहीं बनाएगा। चलो उसका अगला केस देखो, अगले केस में भी देखो आपको समझ में आ रहा है दोनों मॉलिक्यूल एरोमेटिक है, कितने लोग ये बात समझ जा रहे हो कि दोनों मॉलिक्यूल्स एरोमेटिक है, कैसे पता चल रहा है, नाइट्रोजन का लोन पेयर मैंने इसके रेजोनेंस सिखाए थे आपको, देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस टाइम पे इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में जाएगा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा, फिर अगर हम इसका रेजोनेंस लिखते जाएंगे तो नाइट्रोजन का लोन पेयर और 4 पाई इलेक्ट्रॉन अंदर वाले डीलोकलाइज हो रहे हैं, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है रिंग के अंदर, एरोमेटिक हुआ। दूसरी साइड में भी देखो ऑक्सीजन का एक लोन पेयर डीलोकलाइज होगा, क्योंकि अगर दोनों डीलोकलाइज हो नहीं सकते, एक ही डीलोकलाइज होगा, तो अगर एक लोन पेयर डीलोकलाइज होगा तो अंदर एक लोन पेयर ऑक्सीजन का और 4 पाई इलेक्ट्रॉन रिंग वाले, तो टोटल फिर से 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है, समझ आ रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख के दिखाऊं, कर लोगे ना, बॉन्डिंग मैंने और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सिखाया था इसका तुम्हें, तो एक लोन पेयर ऑक्सीजन का और अंदर के 4 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है, दोनों एरोमेटिक हुए। अच्छा, अब एरोमेटिसिटी डिपेंडेंट किस बात पे है, नाइट्रोजन के लोन पेयर पे और ऑक्सीजन के लोन पेयर पे, कौन बेटर डोनर होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन लोन पेयर ज्यादा आसानी से डोनेट करता है, नाइट्रोजन, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो उसके लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, बेसिक स्ट्रेंथ के टाइम कॉन्सेप्ट सिखाया था कि नाइट्रोजन के डोनेट करने की कैपेसिटी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, इसलिए प्लस एम करेक्टर जब भी चेक करेंगे तो वो नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से सुपरसीड करेगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है इसलिए माइनस आई करेक्टर ऑक्सीजन का ज्यादा होगा हमेशा, ये चीज क्लियर है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन का केस देख रहे हैं, यानी कि डोनेशन कैपेसिटी चेक कर रहे हैं, तो वो किसकी ज्यादा है, नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन अगर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा डीलोकलाइज करेगा मतलब मोर एरोमेटिक करेक्टर लाएगा, मोर एरोमेटिक करेक्टर लाएगा मतलब रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी, समझ, तो रेजोनेंस एनर्जी इस वाले केस में ज्यादा हो जाएगी, समझ में आ गया, एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा, अगर डाउट है तो बस केवल इतनी बात लिख लो यहाँ पे, डोनेशन कैपेसिटी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन, बस इतनी बात लिख लो तो समझ जाओगे। सो लोन पेयर डोनेशन कैपेसिटी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, तो उसकी वजह से मॉलिक्यूल नंबर 1 जिसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइज होने से एरोमेटिक कैरेक्टर आ रहा है वो ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी शो करेगा, ठीक है। इसका अगला वाला केस देखो बेटा, तो अब ये हमारा देखो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन और शॉर्ट कॉन्जुगेशन का केस दिख रहा है, कैसे, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरफ मूव किया पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन भी मूव कर गया, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर गया, तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हुआ, एक्सटेंडेड मतलब कि पहले जो 2 पाई बॉन्ड रेजोनेंस पे थे उसके पास एक और पाई बॉन्ड है आगे रेजोनेंस करने के लिए, तो दिस इज एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, एक्सटेंडेड का मतलब समझ गया ना, पहले कॉन्जुगेट हुआ, कॉन्जुगेशन कैसे डिसाइड करते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये हुआ कॉन्जुगेशन, फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड मतलब कॉन्जुगेशन और बढ़ गया, अभी जितना कॉन्जुगेशन बढ़ाते जाओगे उतना एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होगा, मतलब रेजोनेंस एनर्जी उतनी ज्यादा हो जाएगी,
जबकि दूसरे वाले केस में देखो तो सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड रेजोनेंस में है। तो उसका मतलब पहले वाले केस में मोर कॉन्जुगेशन है, या उसको हम लोग सिंपल टर्म में कई बार एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन लिख देते हैं, तो रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे आप मोर कॉन्जुगेशन लिख सकते हो, या इसी को कभी कभी एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन लिख देते हैं, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, तो रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। समझ गए? अब उसका अगला केस देखो बेटा। अगले केस में कुछ खास बात समझ में आ रही है आपको? कॉन्जुगेटेड तो दोनों है, और दोनों के कॉन्जुगेशन थोड़ा सा अंतर है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको अंतर समझ आएगा। समझा रहा कोई अंतर, क्या दोनों में अंतर है? जो फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल है, रेजोनेंस तो दोनों में होगा, बट अंतर ये है कि जो पहला वाला मॉलिक्यूल है उसमें एट ए टाइम जो पॉजिटिव चार्ज है वो दोनों में से किसी एक पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में आएगा, किसी एक के साथ, दोनों के साथ नहीं आ सकता, क्योंकि दो साइड है अलग अलग। तो उसको हम लोग क्रॉस कॉन्जुगेशन की स्थिति समझेंगे। पॉजिटिव चार्ज या तो इसके साथ रेजोनेंस करेगा या फिर इसके साथ रेजोनेंस करेगा, दोनों एक साथ नहीं कर सकता भाई। अगर आप रेजोनेंस देखो, अगर हम पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले से रेजोनेंस करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज हर मूव कर जाएगा, फिर अगला मूवमेंट बंद हो जाएगा। या राइट हैंड साइड वाले से रेजोनेंस करेंगे, किसी एक साइड से रेजोनेंस हो पाएगा, दोनों से एक साथ नहीं हो पाएगा। ये चीज समझ में आ पा रही है? या लिख के दिखाऊं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? आप दोनों का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखो तो आपको अंतर समझ में आएगा। हमारे पास ऑप्शंस शॉर्ट हो रहे हैं। अगर हम इसके लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखेंगे तो या तो हम ये लिख सकते हैं कि ये पाई बॉन्ड इधर रहा, ये पाई बॉन्ड इधर रहा और प्लस चार्ज इधर आया, या फिर ये लिख सकते हैं दूसरी साइड से अगर रेजोनेंस करा देंगे तो ये पाई बॉन्ड इधर रहेगा, ये इधर रहेगा और ये इधर आएगा। तो मतलब हमारे पास दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी है, दोनों एक साथ नहीं है। अंतर समझ पा रहे हो? जबकि दूसरे वाले केस में क्या है कि एक्सटेंडेड रेजोनेंस है, वो एक बार पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और उसी के साथ ये भी शिफ्ट कर जाएगा। तो ये क्या हुआ? एक्सटेंडेड रेजोनेंस हुआ। एक्सटेंडेड रेजोनेंस हुआ तो उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा काउंट करेंगे। ये आपका एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो गया। अंतर समझ में आया? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर एक्सटेंडेड रेजोनेंस आएगा तो वो क्रॉस वाले से सुपरसीड करेगा। जो पॉजिटिव चार्ज है उसके पास दो ऑप्शन है डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करने के लिए, बट दोनों में से कोई एक ऑप्ट कर पाएगा एक बार में। जबकि दूसरे वाले केस में दोनों पाई बॉन्ड एक के बाद एक अपने अपने रेजोनेंस में आ जाएंगे, तो सेकंड वाले की रेजोनेंस एनर्जी थोड़ी ज्यादा काउंट करेंगे। ठीक है? देन द लास्ट पॉसिबिलिटी इफ यू विल चेक, तो देखो इसमें आइडेंटिकल रेजोनेंस आएगा। अगर आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखोगे तो इट विल हैव आइडेंटिकल रेजोनेंस, आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और अभी मैंने आपको सिखाया था कि अगर आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा स्टेबिलिटी आती है, यानी कि रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। इस वाले केस में देखोगे तो यहाँ से क्रॉस कॉन्जुगेशन लगेगा, क्रॉस अगले वाले में भी लगेगा, बट वो मॉलिक्यूल स्टेबल है तो उसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा उससे थोड़ी सी स्टेबिलिटी और बढ़ेगी। जबकि फर्स्ट वाले केस में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखा है वो अपने हाइब्रिड से बहुत कम स्टेबल होगा, क्योंकि माइनस चार्ज जो है वो ऑक्सीजन के साथ आइडेंटिकली डीलोकलाइज हो रहा है। समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो पहले वाले की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है, सेकंड वाले की उससे कम, थर्ड वाली सबसे कम हो जाएगी। बोलो, बात समझ में आ गई आपको रेजोनेंस एनर्जी की? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे कंपेयर रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो बेंजीन, एंथ्रासीन एंड नैफ्थलीन, अगर हम लोग बेंजीन, नैफ्थलीन एंड एंथ्रासीन चेक कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया तीनों रिंग एरोमेटिक है। बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिप्लॉइज है, नैफ्थलीन में 10 पाई इलेक्ट्रॉन है और एंथ्रासीन में 14 पाई इलेक्ट्रॉन डिप्लॉइज है। बट अगर हम इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से थोड़ा बात को समझने की कोशिश करें तो बेंजीन के केस में देखो दोनों रिंग में, मतलब जो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है दोनों में 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज, यानी ये रिंग हमेशा एरोमेटिक है। अब पर रिंग चेक कर रहे हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ रिंग से डिवाइड करेंगे, तो हम ये देख रहे हैं कि उसकी हर रिंग में कितनी एरोमेटिक कैरेक्टर आ रहा है। अब ये चीज अगर आप नेफ्थलीन के साथ चेक करोगे तो नेफ्थलीन में देखो एट ए टाइम ये रिंग तो एरोमेटिक है बट दूसरी वाली नहीं है। इस वाले स्ट्रक्चर में देखो ये भी एरोमेटिक है एक बार में, और अगर हम इसकी दूसरी साइड से इसको स्टडी करें तो देखो ये भी एरोमेटिक आ जा रही है। और लास्ट वाला स्ट्रक्चर चेक करेंगे तो उसमें देखो ये रिंग तो एरोमेटिक है बट लेफ्ट वाली नहीं बची है।
राइट वाली नहीं बची, तो समझ गए ना। तो अगर ध्यान से देखो तो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमारे पास टोटल 6 रिंग्स है, सॉरी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में टोटल 6 रिंग्स है, और उन 6 रिंग्स में से हमारे पास 4 बार एरोमेटिक रिंग बन रही है जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करा रही है, यानी इफेक्टिवली 6 में से 4 रिंग एरोमेटिक वाला रूल फॉलो कर रही है, जबकि बेंजीन में हर बार 100% आउटकम है। तो अगर हम इसकी 2 रिंग से डिवाइड करेंगे तो एक्चुअल आउटकम जो होगा वो एग्जैक्टली बेंजीन के बराबर नहीं पहुंचेगा, इसकी रेजोनेंस एनर्जी तो बेंजीन से ज्यादा होगी, क्योंकि बेंजीन के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है और नेफ्थलीन के अंदर 10 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है, तो नेफ्थलीन की रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन से तो ज्यादा होगी बट डबल नहीं होगी। डबल क्यों नहीं होगी? क्योंकि 6 रिंग्स में से 4 ही एरोमेटिक कैरेक्टर फॉलो कर रहे हैं एट ए टाइम, तो जो डीलोकलाइजेशन है वो 4 रिंग के बराबर बनेगा 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स में। तो इफेक्टिवली कैसा बन रहा है, 4/3 जैसा बन रहा है। उसका एक्चुअल वैल्यू इतनी नहीं आएगी, क्लोजेस्ट बता रहा हूँ क्योंकि एक कंपैरिजन है। आई एम नॉट गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू, या इस फॉर्मूले से हम वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते, बट एक टेंटेटिव आइडिया लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें क्लियरली समझ आ रहा है कि नेफ्थलीन की रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन से ज्यादा होगी नो डाउट, बट डबल नहीं होगी। तो इसका मतलब पर रिंग में नेफ्थलीन की रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन से कम हो जाएगी, क्योंकि बाई 2 कर देंगे, जो वैल्यू डबल नहीं है उसको बाई 2 करेंगे तो एक्चुअल वैल्यू से कम आ जाएगा। अब यही चीज जरा एंथ्रासीन में चेक करो। एंथ्रासीन के टोटल 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पास टोटल रिंग्स कितनी बन गई, 12। आप जरा इन 12 रिंग्स को चेक करना शुरू करो। तो इन दीज 12 रिंग्स इफ यू चेक, तो देखो ये रिंग एरोमेटिक आ रही है। अगले वाले केस में चेक करेंगे तो देखो ये रिंग भी एरोमेटिक आ रही है और इसकी लेफ्ट वाली भी रिंग एरोमेटिक बन रही है। उसका अगला वाला केस चेक करेंगे तो देखो उसमें ये वाली रिंग एरोमेटिक बन रही है और इसकी राइट वाली रिंग भी एरोमेटिक बन रही है। ठीक है, उसके अगले वाले केस में चलेंगे तो देखो एक ही रिंग एरोमेटिक बन रही है। ठीक है, तो आपकी बार ध्यान से देखो तो कितनी रिंग एरोमेटिक हो रही है टोटल, 6। 6 समझ में आया ना। अब 6 रिंग हो रही है आउट ऑफ, तो 50% के ब्रैकेट में आ गया प्रोग्राम, जबकि इसके पिछले वाले केस में क्या था, 4 आउट ऑफ 6 था। तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग और कम हो गई। तो रेजोनेंस एनर्जी एंथ्रासीन की नेफ्थलीन से ज्यादा, नेफ्थलीन की बेंजीन से ज्यादा, बट जब हम रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग कंपेयर करेंगे तो ये ऑर्डर एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगा। समझ में आया? तो रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग जो है वो सबसे ज्यादा किसकी होगी, बेंजीन की, फिर किसके बाद आएगी, नेफ्थलीन की, फिर किसकी आएगी, एंथ्रासीन की। समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो जब भी कभी रेजोनेंस एनर्जी पर, ये बिल्कुल वैसे ही सवाल है जैसे मैंने अभी रेजोनेंस एनर्जी में क्वेश्चन नंबर बी पार्ट कराया था, 2 रिंग अलग अलग बना दी तो उसकी रेजोनेंस एनर्जी देखो नेफ्थलीन से ज्यादा हो गई, तो पर रिंग मतलब डबल से कम है, इसका मतलब सर्टेनली 2 रिंग्स की जो रेजोनेंस एनर्जी आ रही है वो नेफ्थलीन की रेजोनेंस एनर्जी से ज्यादा है। तो पर रिंग अगर कैलकुलेट करेंगे तो उसका मतलब सर्टेनली एक बेंजीन से ये वैल्यू कम हो जाएगी। ये तो वैसे भी समझ सकते हैं, या फिर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देख के एक बार आइडिया लगा सकते हो। और जो मैंने तरीका बताया दिस इज जस्ट एन टेंटेटिव बिहेवियर, इससे मैथमेटिकली वैल्यू नहीं सॉल्व करी जा सकती। मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो रेजोनेंस एनर्जी का एग्जैक्ट कैलकुलेशन होता है, वो ऐसे नहीं कर सकते। उसको मैंने आपको थर्मोकेमिस्ट्री में कैलकुलेट करना सिखाया था कि रेजोनेंस एनर्जी निकालते कैसे हैं, वो थर्मोकेमिस्ट्री का कैलकुलेशन क्वेश्चन वहां से करते हैं। अभी तो हम सिर्फ टेंटेटिव आइडिया निकाल रहे हैं कि रेजोनेंस एनर्जी कैसे कंपेयर करेंगे। समझ में आ गया बात? तो रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग अगर कंपेयर करेंगे तो बेंजीन के लिए सबसे ज्यादा, देन नेफ्थलीन एंड देन एंथ्रासीन विल अपीयर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ये आपका कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस एनर्जी हो गया। यार नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, हमने रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग अगर कंपेयर करनी है तो इसमें ध्यान से देखो, ये रिंग भी एरोमेटिक है, ये रिंग भी एरोमेटिक है, बट ये दोनों रिंग एक दूसरे के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। मतलब ये कॉन्जुगेशन में देखो, अगर इसका पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करेंगे तो इधर शिफ्ट हो जाएगा, उसका मतलब ये एक दूसरे के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, मतलब ये एक दूसरे के आइडेंटिकल रेजोनेंस को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया? दोनों रिंग अपने आप में एक्जैक्टली रेजोनेंस में, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज इन बोथ द रिंग्स है। अगर दोनों रिंग को चेक करेंगे तो इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है, इसमें भी 6 पाई और इसमें भी 6 पाई, यानी कि रिंग्स तो सब एरोमेटिक है। बट पहले वाले केस में जो दोनों रिंग एक दूसरे के साथ एडजेसेंट है, वो दोनों रिंग भी तो एक दूसरे के साथ रेजोनेंस में जा सकती है। इसका मतलब वो एक दूसरे के आइडेंटिकल रेजोनेंस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर पहली वाली बेंजीन रिंग अपने ही अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोटाइड करेगी तो उसका एरोमेटिक कैरेक्टर रहेगा, वो दूसरे वाली रिंग के साथ रेजोनेंस करने लगेगा तो अपना रिंग करंट ब्रेक करके तभी तो बाहर जाएगा, तो उसका मतलब अपनी रेजोनेंस एनर्जी को खराब कर रहा है या कम कर रहा है। जबकि बगल वाले केस में दोनों रिंग इंडिपेंडेंट है, तो वो दोनों अपने 6 पाई इलेक्ट्रॉन एक्जैक्टली न्यूक्लियोटाइज करते रहेंगे, एक रिंग दूसरे रिंग की एरोमेटिसिटी को अफेक्ट नहीं करेगी, तो दूसरे वाले केस में रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा काउंट करेंगे और रिंग्स का नंबर सेम है दोनों में, तो अगले वाले केस में रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग ज्यादा होगी।
समझ गए? क्योंकि सेकंड वाले केस में दोनों इंडिपेंडेंट रिंग्स हैं जो एरोमेटिसिटी फॉलो कर रही है। फर्स्ट वाले केस में दोनों रिंग एरोमेटिसिटी फॉलो कर रही है, बट एक दूसरे के साथ भी रेजोनेंस में जा सकती है। तो यू में से काइंड ऑफ क्रॉस कॉन्जुगेशन समझ सकते हो, जो एक की रेजोनेंस एनर्जी को खराब कर रहा है, यानी कि एनर्जी या स्टेबिलिटी थोड़ी कम कर देगा। तो इस वजह से हमारा सेकेंड वाला केस ज्यादा स्टेबल काउंट करेंगे। ठीक है, तो रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा काउंट करेंगे, या रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग भी लिखेंगे तो वो भी ज्यादा काउंट करेंगे। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? इसके बाद हम लोग अगला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, दिस इज कॉल्ड हीट ऑफ कंबशन या एंथैल्पी ऑफ कंबशन। थर्मोकेमिस्ट्री टाइम पे सीखा था। तो ये हाइड्रोकार्बन्स के अंदर या बेसिकली जीओसी में भी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। कई बार एंथैल्पी ऑफ कंबशन या हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर कंपेयर करना होता है। तो थर्मोकेमिस्ट्री में तो हम लोग एग्जैक्टली वैल्यू कैलकुलेट करते थे। थर्मोकेमिस्ट्री में तो हम लोग एग्जैक्टली वैल्यू कैलकुलेट करते थे, अभी केवल कंपेयर करना है। बट डेफिनेशन वही है, अगर आपको फिर से लिखना है तो लिख लो। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। तो थर्मोकेमिस्ट्री में तो ये किसी भी सब्सटेंस के कंबशन के लिए था, बट ऑर्गेनिक में हम लोग इसको किसके लिए स्टडी करेंगे? कार्बन कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए पहले। तो अगर हमने एक हाइड्रोकार्बन लिया CXH5, उसका कंबशन कराया X + Y/4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन से, मैक्सिमम ऑक्सीजन लेनी होती है, एक्सेस ऑक्सीजन लेनी होती है, सो दैट कंप्लीट कंबशन हो। तो इससे X मोल्स ऑफ CO2, Y/2 मोल्स ऑफ वाटर बना। इस प्रोसेस में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, ध्यान रखना है यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इस प्रोसेस में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी उसको हम लोग एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोलेंगे। ठीक है, अब हमें वो फैक्टर्स डील करने हैं जिनसे एंथैल्पी ऑफ कंबशन अफेक्ट होता है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए इस चीज को कंपेयर करना चाहेंगे और हमारे पास डेटा नहीं होगा ऑब्वियसली। वैल्यू गिवन होगी तब तो कोई भी कंपेयर कर देगा, हमें बिना वैल्यू के कंपेयर करना है। इसका मतलब हमें उन फैक्टर्स पे ध्यान देना है जिससे हीट ऑफ कंबशन अफेक्ट होती है। तो पहले आप वो फैक्टर्स लिख डालो। तो सबसे पहले केस में हीट ऑफ कंबशन जो प्रोपोर्शनल टू होता है नंबर ऑफ कार्बन आइटम। मतलब किसी भी हाइड्रोकार्बन में जितने ज्यादा कार्बन आइटम्स होंगे उसका हीट ऑफ कंबशन उतना ज्यादा आएगा, क्योंकि आपको पता है कि कंबशन में एक्चुअली क्या होगा, कार्बन से CO2 बन रहा है। तो C डबल बॉन्ड हो, और आपको पता है C डबल बॉन्ड हो की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो 2 C डबल बॉन्ड अगर फॉर्म हो गए एक कार्बन से, तो बहुत सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, तो ऑब्वियसली हीट ऑफ कंबशन ज्यादा हो जाएगा। और ध्यान रखना है कि हम यहाँ जो कंपेरिजन कर रहे हैं वो मॉड वैल्यू के साथ कर रहे हैं। हमें पता है हीट ऑफ कंबशन एनर्जी रिलीज होती है, तो ऐसे नहीं कंपेयर करना। -350 हमारे लिए अभी वैल्यू ज्यादा है, माइनस नहीं देखना हमको, 350 और 300 देखना है। अदरवाइज मैथमेटिकली देखोगे तो -300 बड़ी वैल्यू हुई। तो वैसे कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, वी आर कंपेयरिंग मॉड्यूलस वैल्यू। ठीक है, ध्यान रखना है कि जब भी कभी हम लोग ऐसी एंथैल्पी कंपेयर करते हैं जो नेगेटिव होती है, जो एनर्जी रिलीज होती है, तो हम उसकी मैग्नीट्यूड कंपेयर करते हैं। तो हीट ऑफ कंबशन में डिफॉल्ट पता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए यहाँ पे कैसे कंपेयर करेंगे? मॉड्यूलस वैल्यू से। तो हीट ऑफ कंबशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन आइटम होगा, मतलब जितने ज्यादा कार्बन होते जाएंगे हीट ऑफ कंबशन हायर होता जाएगा। अभी एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, पहले आप जरा रूल्स लिख लीजिए। और अगर हमारे पास आइसोमरिक हाइड्रोकार्बन हुआ तो ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी हीट ऑफ कंबशन उतना कम हो जाएगा। तो अगले केस में लिखेंगे हीट ऑफ कंबशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग ऑफ द मॉलिक्यूल। ब्रांचिंग इन द मॉलिक्यूल, या इसी को अगर ध्यान से देखें तो मैंने वॉन टू फोर्स के टाइम पे सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट सिखाया था आपको। तो ब्रांचिंग का इनडायरेक्ट मतलब वही होता है, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग कराते चले जाएंगे मॉलिक्यूल उतना स्फेरिकल शेप की तरफ जाता जाएगा, यानी सरफेस एरिया उसका कम होता जाएगा। और ये रूल अप्लाई करेंगे फॉर आइसोमरिक हाइड्रोकार्बन। फॉर आइसोमरिक हाइड्रोकार्बन, समझ आया? और अगर सारी चीजें कॉमन निकल गई तो फिर स्टेबिलिटी से कंपेयर कर देते हैं। तो लास्ट रूल अप्लाई करेंगे, हीट ऑफ कंबशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। व्हाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी? क्योंकि जो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा उसके बॉन्ड ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी चली जाएगी, और बॉन्ड फॉर्म होने में तो उतनी एनर्जी रिलीज होनी है, क्योंकि तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन का कॉन्सेप्ट है, CO2 एंड वाटर ही बनना है। तो नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंडेंट है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज अगर फिक्स्ड है और एब्जॉर्ब वाली वैल्यू ज्यादा हो गई, तो नेट में एनर्जी रिलीज कम हो जाएगी। तो मॉलिक्यूल जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसके बॉन्ड ब्रेक कराने में उतनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी। ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी तो ऑटोमेटिकली उसका हीट ऑफ कंबशन कम हो जाएगा। ये समझ में आ गया? क्योंकि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज है। तो अगर थर्मोकेमिस्ट्री के हिसाब से सोचो तो क्या कर रहे हैं, पहले CXH5 के सारे बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, फिर ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, फिर C डबल बॉन्डो का बॉन्ड फॉर्म करा रहे हैं, फिर OH बॉन्ड फॉर्म करा रहे हैं। तो CO बॉन्ड से तो एनर्जी रिलीज होगी, OH बॉन्ड से एनर्जी रिलीज होगी, बट जो इधर CH या CH बॉन्ड ब्रेक कराएंगे उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। हमारा हाइड्रोकार्बन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, यानी कि बॉन्ड ब्रेक कराने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो देने वाली एनर्जी ज्यादा हो गई, रिलीज होने वाली एनर्जी फिक्स्ड है।
क्योंकि वो तो केवल नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन पे डिपेंडेंट है, उसको इससे मतलब ही नहीं पहले हाइड्रोकार्बन में क्या था, क्योंकि कंबशन होने के बाद क्या बनने वाला है, CO2 एंड वाटर, और CO2 में C डबल बॉन्ड की एनर्जी और OH बॉन्ड की एनर्जी वो तो फिक्स्ड है, कोई भी मॉलिक्यूल है उतनी ही आनी है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी वो तो केवल नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन डिपेंडेंट है, तो उससे तो आपको पता चल गया कि कितनी हीट ऑफ कंबशन आएगी, ठीक है ना। अगर इसको और प्रिसाइसली लिखना है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम भी लिख सकते हैं, यानी कि जितने नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे बॉन्ड उतने ज्यादा ब्रेक होंगे, उतने ज्यादा फॉर्म होंगे, तो एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होगी, ऐसे समझ लो। तो अगर स्टेबल ज्यादा होगा तो एंथैल्पी हीट ऑफ कंबशन जो है वो अपने आप कम हो जाएगा, इसी को एंथैल्पी ऑफ कंबशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब सीधे क्वेश्चन लिख लो, कंपेयर द हीट ऑफ कंबशन ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें कंपेयर करना है हीट ऑफ कंबशन, तो क्वेश्चन इज कंपेयर हीट ऑफ कंबशन ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले देखो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन दे रखा है हमने, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो 6 कार्बन है, फिर 5 कार्बन है, 4 कार्बन है, 3 कार्बन है, तो ऑटोमेटिकली जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे उसका हीट ऑफ कंबशन ज्यादा काउंट करेंगे, तो हीट ऑफ कंबशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज मैक्सिमम, देन साइक्लोपेंटेन, देन साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोप्रोपेन। आप लोगों ने आइसोमेरिज्म के टाइम पे जब इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करी थी, तो 6 मेंबर रिंग 5 मेंबर रिंग से ज्यादा स्टेबल आती है, तो यहाँ पे मैंने बोला स्टेबिलिटी बाद में चेक करते हैं, पहले नंबर ऑफ कार्बन चेक किए जाते हैं, अगर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली हीट ऑफ कंबशन ज्यादा आएगा। स्टेबिलिटी कब कंपेयर करना है, जब नंबर ऑफ कार्बन, ब्रांचिंग, सब कुछ एक जैसा आ जाए, तब स्टेबिलिटी चेक करना शुरू करो। पहले चेक करना होता है नंबर ऑफ कार्बन टाई आ जाएंगे तो फिर ब्रांचिंग यानी कि सरफेस एरिया वाला कॉन्सेप्ट चेक करो, वो भी टाई आ जाएगा तब हम स्टेबिलिटी चेक करेंगे। ब्रांचिंग वाला फैक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सरफेस एरिया जैसे ही कम हो जाएगा यानी कि उसके वॉन टू फोर्सेस कम हो जाएंगे, तो बॉन्ड ब्रेक करना आसान हो जाएगा, एनर्जी कम रिलीज होगी, समझ गए। तो उस कॉन्सेप्ट से हम लोग उसको डील करते हैं, तो ब्रांचिंग जितनी ज्यादा मॉलिक्यूल की बढ़ाते चले जाएंगे तो आइसोमेरिक हाइड्रोकार्बन के केस में हीट ऑफ कंबशन कम होता चला जाता है, ठीक है। चलो इसका अगला केस देखो, हमारे पास साइक्लोपेंटेन है, 2 मिथाइल ब्यूटेन है और 2 डाई मिथाइल प्रोपेन है, इनकी आपको हीट ऑफ कंबशन चेक करनी है। तो देखो ब्रांचिंग बढ़ाते जा रहे हैं तो हीट ऑफ कंबशन कम होता जाएगा, तो उसका ऑर्डर सीधे सीधे ही आ जाएगा, समझ में आ गया ब्रांचिंग सर। अच्छा, इसका अगला वाला केस देखो, तो इसमें देखो सारे मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर सेम, ब्रांचिंग भी सेम, तो नंबर ऑफ कार्बन सेम, ब्रांचिंग सेम, दो चीजें टाई हो गई। अब स्टेबिलिटी चेक करनी है, तो स्टेबिलिटी में देखो क्या हो रहा है, ये दो तीनों वैलेंसी ऑफ द प्लेन है, तो दे विल गिव मोर रिपल्शन टू ईच अदर, यानी मॉलिक्यूल लेस स्टेबल होगा। इसमें ये वाला बॉन्ड डाउन द प्लेन चला गया, तो एक अप द प्लेन और एक डाउन द प्लेन है, और फिर एक अप द प्लेन है, इसका मतलब इनमें रिपल्शन कम बनेगा, दे विल बी लिटिल मोर स्टेबल। और जब उसके आगे एडजेसेंट पोजीशन पाएंगे, ये दोनों अप द प्लेन है, तो ये थोड़ा रिपल्शन देंगे, लेकिन इसके साइड वाला एक डाउन द प्लेन हो गया तो वो रिपल्शन कम दे देगा। तो इतना समझ में आ रहा है आपको। इसका मतलब टेक्निकली वी कैन से कि जो सेकंड नंबर है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है और फर्स्ट वन सबसे कम स्टेबल है। तो ये अगर यहाँ पे इसी तरीके से लिख ले तो ये मोस्ट स्टेबल समझ में आ गया कैसे। हमने वॉन वॉल रिपल्शन चेक कर लिया है, जो मॉलिक्यूलर साइजेस हैं उनको देख लिया कितना कम रिपल्शन लगेगा। अगर तीनों वैलेंसी एक ही साइड होंगी तो ज्यादा रिपल्शन देंगे, एक ऊपर एक नीचे फिर एक ऊपर होगा तो सबके लिए सफिशिएंट जगह आ गई तो रिपल्शन कम हो जाएगा। और दो ऊपर एक नीचे होंगे बट वो एक नीचे वाला एक को ही केवल सपोर्ट कर रहा, दूसरे के लिए तो कोई हेल्प नहीं कर रहा। भाई बीच वाला बॉन्ड डाउन प्लेन गया तो दोनों को सपोर्ट करने लगा, साइड वाला गया तो उसने एक को तो सपोर्ट करा, उसके अपोजिट चला गया, लेकिन दूसरे वाले के लिए तो रिपल्शन मेंटेन रहा। तो रिपल्शन या वॉन्डरवॉल रिपल्शन देखते हुए हमने स्टेबिलिटी कंपेयर कर ली। तो अगर स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो सबसे स्टेबल सेकंड वाला या बीच में लिखा हुआ है। अब जो सबसे ज्यादा स्टेबल है उसका हीट ऑफ कंबशन सबसे कम आएगा। तो अगर ऑर्डर लिखेंगे इंथैल्पी ऑफ कंबशन का, तो ये नंबर 1 हुआ, ये नंबर 2 हुआ, ये नंबर 3 हुआ। ध्यान रखना स्टेबिलिटी का इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। डी ऑप्शन में देखो तो अब की बार क्या हो रहा है कि एल्कीन है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कंबशन में तो हमें बॉन्ड ब्रेक कराने हैं सब, है ना, सब एल्कीन है। ओके, अभी ध्यान से देखो कि पहले वाले केस में 3 ही कार्बन है और आगे 4 कार्बन है, तो एक तो कंफर्म आ गया कि पहला वाला तो लीस्ट हो जाना है। नंबर ऑफ कार्बन कम होने का मतलब हीट ऑफ कंबशन सबसे कम, वहां स्टेबिलिटी नहीं कंपेयर करनी है। अभी अगर आप स्टेबिलिटी देखने लगोगे तो एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करना सिखाया था, बताओ। अल्फा एच के साथ, नंबर ऑफ अल्फा एच से सिखाया था, हाइपर कॉन्जुगेशन से एल्कीन की स्टेबिलिटी। तो अगर हम चेक करेंगे, यहाँ 3 अल्फा एच आएगा, इसमें 2 अल्फा एच आएगा, इसमें 6 अल्फा एच आएगा और इसमें भी 6 अल्फा एच आएगा। बोलो पहले नंबर ऑफ अल्फा एच के लिए। तो अगर स्टेबिलिटी के टर्म में देखें तो पहली वाली एल्कीन दूसरी वाली एल्कीन से ज्यादा स्टेबल है, बट नंबर ऑफ कार्बन ही कम है, तो पहले कार्बन देखा जाता है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम इज प्रायोरिटी। नंबर ऑफ कार्बन आइटम पहले वाले में कम है तो उसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन या हीट ऑफ कंबशन कम ही आएगा। यहाँ स्टेबिलिटी नहीं कंपेयर करने बैठ जाना, स्टेबिलिटी तब कंपेयर करते हैं जब कार्बन टाई हो जाए।
ओरिएंटेशन या ज्योमेट्री जो है वो एक जैसी हो जाए तब चेक करा जाता है। तो इसका मतलब पहला वाला केस तो अलग हो गया। अगले वाले 3 केस देखो तो ब्रांचिंग सबकी सेम है क्योंकि सब ब्यूटीन है। पाई बॉन्ड की लोकेशन से डिफरेंस है यानी स्टेबिलिटी से अंतर आएगा। तो जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसका हीट ऑफ कम्बशन कम आएगा। तो सबसे स्टेबल एल्कीन कौन सी होती है इसमें? दोनों 6 6 अल्फा एच है। सिस और ट्रांस में कौन ज़्यादा स्टेबल होता है? ट्रांसफॉर्म। तो जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसका हीट ऑफ कम्बशन कम हो जाएगा। तो अगर हम नंबर लिखना शुरू करेंगे तो हाईएस्ट हीट ऑफ कम्बशन इसके लिए आएगा नंबर 1, क्योंकि सबसे कम स्टेबल है और नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर सिस वाला, फिर नेक्स्ट नंबर ट्रांस वाला, लास्ट में फर्स्ट वाला। समझ में आया कॉन्सेप्ट? ये आपका इंथैल्पी ऑफ कंबशन कंपेयर करना आ गया आपको। हीट ऑफ कंबशन के डेटा से हम लोग साइक्लो एल्केन्स की स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं और यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाया जाता है हीट ऑफ कंबशन पर CH2। तो साइक्लो एल्केन्स के लिए हम लोग हीट ऑफ कंबशन पर CH2 कैलकुलेट करते हैं और उसके लिए हीट ऑफ कंबशन का जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो साइक्लोहेक्सेन को माना जाता है और फिर हम उसके बेसिस पे स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। मतलब रेफरेंस पॉइंट से कितना ज़्यादा डेविएट हो रहा है हीट ऑफ कंबशन पर CH2 उसको बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी। जितना ज़्यादा डेविएशन होगा स्टेबिलिटी उतनी कम होती चली जाएगी या ज़्यादा होती चली जाएगी। समझ में आया? तो देखो यहाँ पे अगर हम टोटल स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आप ध्यान से देखो, साइक्लोप्रोपेन रिंग सबसे कम स्टेबल है और साइक्लोहेक्सेन रिंग स्टेबल है। तो अगर रिंग्स की स्टेबिलिटी में आप ध्यान से देखोगे तो पहले क्या होगा, 3 मेंबर से स्टेबिलिटी बढ़नी शुरू होती है 5 मेंबर तक, इवन 6 मेंबर तक, फिर 6 के बाद घटनी शुरू होती है, 11 मेंबर तक एक चीज डाउन वाले मोड में रहती है और 12 मेंबर रिंग से फिर ये बढ़ जाती है। फिर आगे जितनी भी लार्जर रिंग्स होती है वो स्टेबल होती है। तो ध्यान रखना है कि कंपेयर करने का तरीका क्या है, हीट ऑफ कंबशन पर CH2। तो जिसका भी हीट ऑफ कंबशन पर CH2 की वैल्यू हमारे लिए ज्यादा आएगी वो कम स्टेबल होगा, या बेटर टू से जिसका हीट ऑफ कंबशन पर CH2 क्लोज टू रेफरेंस पॉइंट होगा वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो आप या इसको दूसरे तरीके से हम लोग टोटल स्ट्रेन एनर्जी से कैलकुलेट कर लेते हैं, जिनकी स्ट्रेन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतनी कम स्टेबल होंगे। तो आप देखो साइक्लोहेक्सेन के केस में ये 0 आ रहा है और लार्जर रिंग्स के केस में भी ये क्लोज टू 0 ही आ जाता है। समझ गए बात को? तो हीट ऑफ कंबशन पर CH2 चेक करते हैं। क्लियर? समझ में आया? तो इस पॉइंट को बस यहाँ पे एक क्वेश्चन चाहो तो ये और लिख लो इसी में, कंपेयर हीट ऑफ कंबशन पर CH2। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख लो फिर से, कंपेयर हीट ऑफ कंबशन, तो इससे स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन्स के लिए यूज करते हैं ये लोग कॉन्सेप्ट हम लोग, इसलिए मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया। तो कंपेयर हीट ऑफ कंबशन पर CH2। तो इसमें बस 3 रिंग्स कंपेयर कर लो, एक साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन और चाहो तो साइक्लोहेप्टेन भी कंपेयर कर लो, तो आपको डेटा याद हो जाएगा सही से। ये आपके हीट ऑफ कंबशन पर रिंग से कंपेयर करना। अभी मैंने ऑल्दो आपको इसका डेटा निकालना सिखाया। तो स्ट्रेन एनर्जी अगर आप देखते हुए चलोगे तो सबसे कम स्ट्रेन एनर्जी साइक्लोहेक्सेन में आ रही है, हेक्सेन के बाद पेंटेन आएगा, पेंटेन के बाद हेप्टेन आएगा, हेप्टेन के बाद ब्यूटेन आएगा और साइक्लोब्यूटेन आएगा, फिर साइक्लोप्रोपेन आएगा। ठीक है? तो डेटा से देख लो, यहाँ मैंने अभी आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर सिखाया, रिंग स्ट्रेन कैसे चेक करते हैं। तो हीट ऑफ कंबशन पर CH2 से चेक करते हैं। तो अगर इसकी वैल्यू मार्क करेंगे तो सबसे ज्यादा हीट ऑफ कंबशन पर रिंग किसके लिए आएगा? साइक्लोप्रोपेन के लिए, यानी कि लीस्ट स्टेबल है। स्टेबिलिटी ऑर्डर डिफरेंट होता है, जिसके लिए हीट ऑफ कंबशन पर CH2 ज्यादा काउंट करेंगे उसके लिए हमारे पास हीट ऑफ कंबशन पर CH2 जिसलिए ज्यादा काउंट करेंगे वो एल्केन कम स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन मार्क करना है बेसिकली। समझ गया ना? तो हीट ऑफ कंबशन पर CH2 मोर मींस लेसर स्टेबल, उल्टा होता है। तो साइक्लोप्रोपेन के लिए सबसे ज्यादा। अब आप चाहो तो मैंने इसके लिए आपको एक्चुअल डेटा इसीलिए बता दिया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हीट ऑफ कंबशन पर CH2 साइक्लोप्रोपेन सबसे ज्यादा, फिर ब्यूटेन और पेंटेन और हेप्टेन को लगभग बराबर मान लेते हैं। तो उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि एक ही ऑर्डर में लिख लें। ये नंबर 2 हो जाएगा, उसके बाद ये नंबर 3 और इसको भी नंबर 3 लिख लेते हैं, कोई बहुत अंतर नहीं होता, दे आर क्लोजेस्ट वैल्यूज। एंड दिस इज नंबर 4। मैंने नंबर 3 दोनों सेम क्यों लिखा? बिकॉज दे आर वेरी क्लोज वैल्यूज। ठीक है? अगर प्रिसाइसली समझना है तो 5 मेंबर रिंग और 7 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी लगभग एक जैसी होती है, ये बिना वैल्यू के कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए चाहो तो उसे क्लोजेस्ट लिख लो। या अगर डेटा से कंपेयर करना है तो अभी मैंने आपको समझाया कि हीट ऑफ कंबशन पर CH2 अगर देखेंगे तो दैट वैल्यू इज हायर फॉर साइक्लोपेंटेन, लिटिल हायर फॉर साइक्लोपेंटेन। ठीक है? साइक्लोहेक्सेन के लिए सबसे कम होती है बिकॉज इट इज मोस्ट स्टेबल रिंग। तो अगर स्मॉलर रिंग्स के कंपेरिजन में देखेंगे तो 6 मेंबर रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल है,
अप टू 11 मेंबर रिंग्स में 6 मेंबर सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उसके बाद की स्टेबिलिटी 6 मेंबर के बराबर ही रहती है। तो ध्यान रखना है 6 मेंबर रिंग्स बहुत स्टेबल काउंट होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। इसके बाद इसका अगला कॉन्सेप्ट हम लोग लिखेंगे, दिस इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अगला टर्म लिखो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हमने टर्म लिखा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। सो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू एल्केन बाय ट्रीटिंग एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन। तो हमारे पास एक एल्कीन है, हमने उसकी हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई और वो एल्केन में कन्वर्ट हो गया। इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी उसको एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोलेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि एनर्जी रिलीज कैसे पता चल रहा है। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लोग पाई बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं और बाद में देखो सब सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो मॉलिक्यूल में जो थर्मोडायनेमिक चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है, कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, और दूसरी साइड में कार्बन हाइड्रोजन के 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। अगर आप एंथैल्पी वाइज चेंज चेक करोगे तो आपको समझ आएगा कि पहले केस में हमने एंथैल्पी ऑफ सी डबल बॉन्ड सी प्रोवाइड किया, एक्चुअली सी एच बॉन्ड तो सेम है। इसके बाद एंथैल्पी ऑफ एच एच बॉन्ड प्रोवाइड किया है, और राइट साइड में रिलीज क्या हुआ, एंथैल्पी ऑफ सी सी बॉन्ड रिलीज हुआ प्लस 2 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ सी एच बॉन्ड रिलीज हुआ। तो पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी नॉर्मली ज्यादा होती है, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे एनर्जी रिलीज ही होगी। तो इसलिए डेफिनेशन में हमने लिखा है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेनन है क्योंकि इससे कंपेयर करने में हेल्प मिलेगी। थर्मोकेमिस्ट्री में तो हम लोग इसको एक्जैक्टली सॉल्व कर सकते हैं, बट ऑर्गेनिक के अंदर हम लोग यहाँ पे बेसिकली कंपेयर करेंगे कैसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा या कम होगा। तो अगला टर्म लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अगला टर्म लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, कॉन्सेप्ट आप समझ गए थे ना। अभी फैक्टर्स अगर डिसाइड करेंगे तो मैंने बताया पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखते हैं, जितने ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे उतना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा। दूसरा रूल बताया, अगर रेजोनेंस एनर्जी बहुत ज्यादा आ जाए, स्पेशली एरोमेटिसिटी वाला केस आ रहा हो, तो वहां ध्यान रखना होता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो जाता है, क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी ब्रेक करने के लिए एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। और तीसरा केस बताया कि अगर एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो जाएगा। लॉजिक सिंपल है, अगर एल्कीन स्टेबल होगा तो उसके बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और एनर्जी रिलीज तो फिक्स है, वो तो मैंने बताया कि सी एच बॉन्ड सी सी बॉन्ड के बनने की वजह से आ रही है। तो अगर एल्कीन ज्यादा स्टेबल है तो बॉन्ड ब्रेक करने में जो सी 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 डबल बॉन्ड सी का बॉन्ड ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी चली जाएगी, तो ऑटोमेटिकली हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने पहला सवाल लिखा, कंपेयर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको एल्कीन स्टेबिलिटी का रूल पता है, आप देखो सब में एक ही पाई बॉन्ड है, तो सीधे में क्या करना, और रेजोनेंस एनर्जी का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं क्योंकि एक ही पाई बॉन्ड है, तो क्या कंपेयर करेंगे, एल्कीन स्टेबिलिटी। तो सबसे स्टेबल वाला एल्कीन कौन सा हो गया इसमें, ट्रांस वाला। जो एल्कीन ज्यादा स्टेबल उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम। ठीक है, अब यहाँ देखो नंबर ऑफ कार्बन नहीं देखना है, हीट ऑफ कंबशन के टाइम पे मैंने बोला था 4 कार्बन में हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होगा। अब यहाँ जिसके पास 3 अल्फा एच है उसकी स्टेबिलिटी 2 अल्फा एच से ज्यादा है, तो एल्कीन स्टेबिलिटी जिसकी ज्यादा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम। तो यहाँ सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आएगा पहले वाले 2 अल्फा एच पे, फिर 3 अल्फा एच पे, फिर 6 अल्फा एच पे, और उसमें सिस और ट्रांस में ट्रांसफॉर्म ज्यादा स्टेबल है। ऑर्डर लिख पाएंगे तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा, इसका नंबर 2, इसका नंबर 3 और इसका नंबर 4। आप इस हीट ऑफ कंबशन वाले डेटा से देखो तो यहाँ स्वाइप हो गया है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ कार्बन नहीं देखना होता है, यहाँ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखना होता है, बस इतना ही अंतर है। स्टेबिलिटी तो सब जगह देखनी है। इसके बाद अगला वाला केस याद है, मैंने अल्कीन की स्टेबिलिटी टाइम सिखाया था, इसमें भी 6 अल्फा एच है, इसमें भी 6 अल्फा एच है, इसमें भी 6 अल्फा एच है, और इसमें 9 अल्फा एच है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन तो लास्ट वाला हो गया। बाकियों की स्टेबिलिटी क्या थी, फर्स्ट वाली एल्कीन ट्रांस और सिस दोनों से ज्यादा स्टेबल थी, याद है, क्योंकि नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर सेम आते हैं, बट आपको बताया था इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल आता है क्योंकि कार्बोनाइन 1 डिग्री पे बनता था, याद है। जब जाऊं पीछे, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन हाइपर कॉन्जुगेशन जब सिखाया था तो एल्कीन की स्टेबिलिटी सिखाई थी आपको। तो उसमें सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन 9 अल्फा एच वाला है। फिर 6 अल्फा एच वाले केस में फर्स्ट एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो जो एल्कीन ज्यादा स्टेबल है उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम। तो सबसे कम स्टेबल एल्कीन कौन सी है इसमें, सिस वाली, तो उसका नंबर 1, फिर ट्रांस वाला नंबर 2, फिर ये नंबर 3, फिर ये नंबर 4। समझ में आ गया। अगर किसी को नहीं समझ में आ पा रहा तो एक बार स्टेबिलिटी लिखो पहले, फिर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन लिखो। उसके बाद अगले वाले केस में देखो, तो अगले वाले केस में तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ही वेरी कर रहे हैं। तो इस वाले केस में देखो हमारे पास 3 पाई बॉन्ड है, इसमें 2 पाई बॉन्ड है, इसमें 2 पाई बॉन्ड है, और इसमें 1 पाई बॉन्ड है। तो जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा है उसका हीट ऑफ हाइड्रोजन सर्टेनली ज्यादा आएगा, तो कोई कंफ्यूजन का पॉइंट ही नहीं, ये तो नंबर 1 हो गया।
और ये नंबर 4 हो गया। बचे दोनों में दो पाई बॉन्ड है, बट जो सेकंड वाला केस है उसमें देखो दोनों पाई बॉन्ड रेजोनेंस में है क्योंकि कॉन्जुगेटेड है, और दूसरे वाले में दोनों पाई बॉन्ड अलग अलग है यानी कॉन्जुगेटेड नहीं है। जो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम, है ना। तो ये नंबर 2 हो जाएगा, ये नंबर 3 हो जाएगा। समझ में आया? अगर दो पाई बॉन्ड एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएंगे, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएंगे मतलब एल्कीन स्टेबल हो जाएगी, एल्कीन स्टेबल हो जाएगी तो हीट ऑफ हाइड्रोजन अपने आप कम कर देंगे। ठीक है, चलो इसके बाद अगला वाला केस देखो। ये सबसे ट्रिकी केस है, इसको याद रखना है, ये भूल गए तो गलती हो जाएगा, इसको सही नहीं करवा सकते। इसमें देखो बेंजीन क्या है, एरोमेटिक है। बेंजीन क्या है, एरोमेटिक है, और एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स के अंदर बताया था रेजोनेंस एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो वैसे तो पाई बॉन्ड काउंट करने चाहिए थे, लेकिन इसको नहीं गिनते हैं। तो इसमें देखो 3 पाई बॉन्ड है वैसे तो, अगर ध्यान से देखो इसमें 2 पाई बॉन्ड है, इसमें 2 पाई बॉन्ड है, इसमें 1 पाई बॉन्ड है। लेकिन ध्यान रखना है कि जो एरोमेटिक रिंग्स होती है इनकी 3 पाई बॉन्ड होने के बावजूद भी इनकी जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है वो 2 पाई बॉन्ड वाले से कम आता है। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने क्या थर्मोकेमिस्ट्री के टाइम पे एक सॉल्व किया था क्वेश्चन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वाला, जिसमें हमने बेंजीन के साथ कैलकुलेशन करवाई थी, अगर आपको याद हो तो। याद है, मैं दिखाऊं? देखो हम लोगों ने एक सवाल सॉल्व किया था वहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी का, उसी सवाल को आपको दिखा देता हूँ तो आप जल्दी समझ जाओगे, क्योंकि ये फैक्चुअल सवाल है, जब तक आपको उसका आइडिया नहीं होगा आप नहीं कर पाओगे। तो हम लोगों ने देखो एक सवाल सॉल्व किया था ये वाला, साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन के साथ हम लोगों ने रेजोनेंस एनर्जी कैलकुलेशन करी थी। तो अभी आप ध्यान से देखो कि अगर हमारे पास 2 पाई बॉन्ड है तो 2 पाई बॉन्ड के लिए रेजोनेंस एनर्जी कितनी है, 2 पाई बॉन्ड के लिए हीट ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, 119 इंटू 2। और बेंजीन के केस में 119 इंटू 3 बनेगा, बट उसमें रेजोनेंस एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी। देखो कितनी रेजोनेंस एनर्जी आ रही थी इसकी, 152 किलो जूल पर मोल। यानी कि एक पाई बॉन्ड बढ़ने से 119 किलो जूल पर मोल की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बढ़ रही है, बट एट द सेम टाइम बेंजीन के अंदर 152 किलो जूल उसकी रेजोनेंस एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो पाई बॉन्ड ब्रेक करने से जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रही है उससे ज्यादा किसमें कंज्यूम हो जा रही है, रेजोनेंस एनर्जी में। आप वैल्यू से देखो 119 किलो जूल पर मोल क्या है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। सवाल याद आ रहा है कि बढ़ाऊं फिर से पूरा सवाल? हम लोगों ने थर्मोकेमिस्ट्री टाइम पे सवाल सॉल्व किया था। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देखो यहाँ पे, अगर ये वाली रिएक्शन देखो, ये साइक्लोएल्कीन से साइक्लोएल्केन बना रहे हैं, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ही तो हुआ। तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक करने से अराउंड 119 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक करने में या फॉर्म करने में इतनी एनर्जी रिलीज है। ठीक है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी 119 किलो जूल पर मोल। और बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी देखो हमने कितनी निकाली है, 152 किलो जूल पर मोल। तो बेंजीन के 3 पाई बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड अगर डाइईन से ज्यादा हुआ तो एनर्जी एक्स्ट्रा कितनी रिलीज हुई, 119, बट कंज्यूम कितनी हो गई एक्स्ट्रा, 152। तो नेट रिजल्टेंट तो कम हो गया रिलीज। तो ये स्पेशल केस है, इसको ध्यान रखना है क्योंकि डेटा बेस क्वेश्चन है। ऑल्दो हम ये क्वेश्चन चूंकि थर्मोकेमिस्ट्री में सीखते हैं या सॉल्व करते हैं तो नॉर्मली याद रखना आसान होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बेंजीन के साथ कंपेयर करेंगे तो ध्यान रखना है बेंजीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 3 पाई बॉन्ड को करस्पॉन्ड नहीं करती है। इट इज सर्टेनली लेस देन 3 पाई बॉन्ड्स, या बेटर टू से लेस देन 2 पाई बॉन्ड्स। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम तो देखो लास्ट वाले का आएगा, 4th नंबर तो इसी का बनना है क्योंकि इसमें एक ही पाई बॉन्ड है। 2 पाई बॉन्ड में कभी एरोमेटिक कैरेक्टर आएगा नहीं, इसलिए कंफ्यूजन का स्कोप नहीं है। तो इसका नंबर 4 और इसका नंबर 3 तो डिफाइन हो गया। अब बचे दोनों केस में आप आसानी से फिर देख सकते हो, ये दोनों पाई बॉन्ड रेजोनेंस में आएंगे इसलिए ज्यादा स्टेबल, बचे दोनों पाई बॉन्ड रेजोनेंस में नहीं आएंगे तो कम स्टेबल, कम स्टेबल तो रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा, सॉरी रेजोनेंस एनर्जी बोल रहे हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है वो ज्यादा होगा। रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करेंगे तो जिसमें रेजोनेंस ज्यादा है उसकी रेजोनेंस एनर्जी हायर होगी। इन दोनों पाई बॉन्ड में तो रेजोनेंस है ही नहीं, तो इसमें रेजोनेंस एनर्जी तो होगी नहीं, 0 लिख लो या बहुत कम लिख दो। और इसमें सिग्निफिकेंटली हायर रेजोनेंस एनर्जी आएगी क्योंकि 2 पाई बॉन्ड है। और बेंजीन के अंदर तो रेजोनेंस एनर्जी बहुत ज्यादा आएगी बिकॉज एरोमेटिक करेक्टर है। समझ गए? तो ये आपको हीट ऑफ हाइड्रेशन कंपेयर कर लेना है। ये कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है।